स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने गुणधर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया है। आज हम और भी गुणधर्मों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसे पढ़ने से पहले आपको ये जो व्यंजक और प्रतिस्थापन का नियम है ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्रश्न में इस प्रकार से व्यंजक दिया गया हो जिसमें लिखा हो a² + x², हो सकता है यहाँ a की जगह पे कोई और संख्या दी गई हो। ये जो है अचर राशि है और ये जो है चर राशि होगी। मतलब यहाँ a के जगह में कोई दूसरी संख्या दी गई होगी 1 2 3 4 के रूप में। तो अगर इस प्रकार का व्यंजक है a² + x², तब हम x को किस रूप में प्रतिस्थापित करेंगे? तो x को हम लिखेंगे x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा। मतलब यहाँ पर अगर 4 लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिखेंगे? यहाँ है 4 धन x का वर्ग लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2 tan थीटा। x को हम क्या मानेंगे? 2 tan थीटा या 2 cot थीटा मानेंगे। वैसे ही अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तब हम इसे क्या मानेंगे? a sin थीटा या a cos थीटा मानेंगे। अब a मैंने बताया हो सकता है यहाँ 4 ऋण x का वर्ग लिखा हो तो हम इसे लिखेंगे 2 sin थीटा और 2 cos थीटा। तो अगर प्रश्न में ऐसे व्यंजक दिए गए हों तो आप व्यंजक को देखकर आसानी से बोल सकते हैं कि x के जगह पे हमें क्या मानना है। ऐसे ही अगर x का वर्ग ऋण a का वर्ग लिखा है, यहाँ लिखा था a का वर्ग ऋण x का वर्ग, यहाँ लिखा है x का वर्ग ऋण a का वर्ग। तो अगर a में से x को घटा रहे हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा मानेंगे, और अगर x में से a को घटा रहे हैं तो क्या मानेंगे? साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो a सेक थीटा और a कोसेक थीटा मानेंगे। वैसे ही अगर ये वर्गमूल में दिया गया हो, अगर ये किस में दिया गया हो? वर्गमूल में दिया गया हो, लिखा हो a - x, a + x या a + x और a - x, तब हम इसे क्या मानेंगे? x बराबर a cos 2 थीटा मानेंगे। और आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ वर्ग नहीं था। अगर वर्ग होगा तो पहले चाहे धन आए चाहे ऋण आए। तो अगर वर्ग है तब हम इसे क्या मानेंगे? x का वर्ग बराबर a का वर्ग cos 2 थीटा। x का वर्ग बराबर a का वर्ग cos 2 थीटा मानेंगे। तो हम इसी गुणधर्म को प्रयोग करके एक प्रश्न हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्गमूल 1 धन x माइनस वर्गमूल a माइनस x, बटे में लिखा है √1 + x + √1 - x। हमें सिद्ध करना है ये किसके बराबर है? π/4 - 1/2 cos x के बराबर है। तो मैंने बताया है अगर इस प्रकार का दिया गया हो व्यंजक, तो ये व्यंजक कौन से प्रकार का है? तो ये व्यंजक है इस प्रकार का। वर्गमूल के अंदर x प्लस माइनस में है और वर्ग में नहीं है, तो हम x को क्या मानेंगे? a cos 2 थीटा मानेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और लिखते हैं tan इनवर्स 1 + x माइनस 1 - x 1 + x + 1 - x। अब यहाँ मैं x के जगह पे क्या मानूंगी? x के जगह पे मानूंगी x cos 2 थीटा। अब यहाँ लिखा था a + x और a - x लिखा है, तो a cos 2 थीटा माने थे। तो यहाँ पर लिखा है 1 + x और 1 - x लिखा है, तो यहाँ a के जगह पे क्या है? 1 है। तो हम a के जगह पे क्या मान रहे हैं? यहाँ 1 मान रहे हैं। यहाँ a के जगह पे क्या है? 1 है। तो अब इसी को ही हम यहाँ रखते हैं और लिखेंगे tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा माइनस 1 - cos 2 थीटा, फिर 1 + cos 2 थीटा प्लस 1 - cos 2 थीटा। अब इसे आगे हल करते हैं तो आपको cos
टू थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने बोल रखा है। तो टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यही मान यहाँ रख देंगे, किसके जगह में, cos 2 थीटा के जगह पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस, मैं इसे लिखूँगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही लिखेंगे यहाँ भी 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इसे हल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ दोनों ही जगह पे, कहाँ, दोनों ही जगह पे क्या रख दिया है, cos रख दिया है। तो जब हम दोनों ही जगह पे cos रखेंगे तो हमें हल करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे कि एक को cos मानेंगे और दूसरे को sin मानेंगे, या हम इसे बाद में भी बदल सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, आप इसके जगह पे लिखेंगे साइन का फॉर्मूला, मतलब साइन का यूज़ करके आप इसे लिखेंगे कुछ इस तरीक़ा से लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ प्लस था इसलिए हमने cos यूज़ किया, और यहाँ सामने माइनस है इसलिए हमने साइन यूज़ किया है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसे हल करके देख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्गमूल 2, यहाँ tan इनवर्स लिखेंगे। वर्गमूल 2 जो है सब में उभयनिष्ठ है, तो हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं और इसे लिख सकते हैं हम cos थीटा माइनस साइन थीटा। वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ भी वर्गमूल लिखेंगे और लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब आगे हल करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। हल करते जाएंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इसके अंश और हर में किससे भाग दे देते हैं, हम cos थीटा से भाग दे देते हैं। और हमने cos थीटा से भाग इसलिए दिया क्योंकि हम इसे किस में बदलना चाहते हैं, tan में बदलना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, इसे tan में बदलना। अब जब हम इसके अंश और हर में किससे भाग देंगे, अंश और हर में मतलब cos थीटा बटे में cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा, फिर पूरे के बटे में लिखेंगे cos थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे में लिखेंगे cos थीटा। इसको हल करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 1 माइनस आएगा tan थीटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है ये किसका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, tan इनवर्स। इसको हम 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, और 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा। मैंने ये कैसे लिखा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस b का फॉर्मूला है। आपको पता नहीं होगा तो आप जाकर देख सकते हैं।
tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। आपको ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए, नहीं तो आपसे ये अध्याय बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर 11वीं पास हुए हैं और आपको लगता है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर हम 11वीं पास होकर 12वीं आए हैं, तो 12वीं में आपने सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं और आप सीधे के सीधे 12वीं पहुंच गए हैं और आपको लगता है कि आपको 12वीं का गणित समझ में आएगा, तो आपको बिल्कुल भी 12वीं का गणित समझ में नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या करना पड़े, आपको पूरा का पूरा 11वीं का बेसिक पढ़ना पड़े, क्योंकि गणित ऐसा विषय है ही नहीं। गणित भी छोड़िए, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, यहाँ तक कि कॉमर्स में भी जो अकाउंट का सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें भी ये सोचेंगे कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाते हैं, उसके बाद जो 11वीं का जो बेसिक है वो हमारे काम नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल एक भ्रम में जी रहे हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हम 12वीं में भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाएंगे, तो आप कितने क्वेश्चन याद रखेंगे, आप कितने क्वेश्चन रट सकते हैं। तो अगर आप रट सकते हैं क्वेश्चन तो ये आपके ऊपर है, और अगर आप क्वेश्चन नहीं रट सकते तो आपको समझ के ही पढ़ना होगा, क्योंकि आप जितना शॉर्टकट अपनाते जाएंगे आपको लगेगा हम शॉर्टकट से पढ़ते हैं, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम सिर्फ त्रैमासिक के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद पास हो जाएंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर पहले पढ़ना है, आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है। एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि आपको उसमें से कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, और अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया और आप सोच रहे हैं कि हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो वो टॉपिक आपको फिर बाद में दिक्कत करेगा। तो मैं इसीलिए कोई भी ब्लूप्रिंट की वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप ब्लूप्रिंट देखकर पढ़ेंगे कि 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हाँ मुझे पता है कि ये जो पहला यूनिट है इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। लेकिन आपको लग रहा है कि हम ये पहला यूनिट छोड़ देंगे, उसके बाद हम सीधा समाकलन या अवकलन पढ़ेंगे, तो आपको समाकलन अवकलन में भी जो ये त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन आएगा, त्रिकोणमितीय फलन का जो अवकलन आएगा, ये आपको बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो आप कैसे अवकलन समाकलन करेंगे। और अगर आप अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि जिस दिन ब्लूप्रिंट आएगा या जिस दिन हमको पता चल जाएगा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और सिर्फ उतना ही पढ़ के त्रैमासिक में पास हो जाएंगे, फिर हम वैसे ही अर्धवार्षिक में पास हो जाएंगे, तो मैं चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, चाहे कितना भी ब्लूप्रिंट बता दूं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं त्रैमासिक में, तब भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप 12वीं में जाकर जब बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको यही दिक्कत होगी कि आप बेसिक पढ़कर ही नहीं आए हैं, और आपको लग रहा होगा कि अगर वही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल वो सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। आपके पास अभी भी वक्त है। अगर आप सिर्फ टाइम पास करके आए हैं 11वीं में, तो आप अभी भी जाकर बेसिक से पढ़ना चालू कर सकते हैं। बेसिक से बस ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि आप त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें त्रिकोणमिति के सूत्र याद करने हैं और कुछ नहीं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें गुणधर्म दिया गया है, इसमें गुणधर्म लिखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस b का फॉर्मूला है। tan a प्लस tan b इज इक्वल टू tan a प्लस b 1 डिवाइड tan a प्लस b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसी से ही इसे याद रख सकते हैं। इसे लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। वैसे ही ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये 2 tan a का फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे गुणधर्म। यहाँ लिखा है tan a tan b tan a प्लस b 1 माइनस tan a tan b। ये किसका फार्मूला है? tan का फार्मूला है, तो आप इसी से tan a प्लस b के फार्मूला से आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे ही ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ जो इसकी उपपत्ति है, मैं इसकी उपपत्ति आपको नहीं बता रही हूँ, आपकी किताब में इसकी उपपत्ति दी गई है, तो आप इसे खुद भी पढ़कर सिद्ध कर सकते हैं। पिछले प्रश्न में हम क्या कर रहे थे? हम इसे मान रहे थे और मान के हल कर रहे थे, लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा फॉर्मूला हमें कहीं भी दिखाई देगा तो हम इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रकार के और भी गुणधर्म हैं। अब यहाँ गुणधर्म दिया गया है,
यहाँ गुणधर्म दिया गया है 2 tan इनवर्स x का और 2 tan इनवर्स x का, दो गुणधर्म है। तो एक बार हम इसे साइन के रूप में बदल सकते हैं अगर साइन के रूप में व्यंजक है, और इसे कॉस के रूप में बदल सकते हैं अगर कॉस के रूप में व्यंजक है। तो मैंने यहाँ लिखा है 2 tan इनवर्स x को एक बार tan के फॉर्मूला में लिखा है, फिर एक बार लिखा है साइन के फॉर्मूला में। तो देखिए tan के फॉर्मूला में यहाँ माइनस था, साइन के लिए यहाँ प्लस हो गया है, और कॉस के लिए हम निकाल रहे हैं तो कॉस के लिए एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। तो आप इसे इसी तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद एक और गुणधर्म दिया गया है, मैं उसे बताती हूँ। अब तीसरा गुणधर्म है, यहाँ पहले जो हमने tan का फॉर्मूला पढ़ा तो यहाँ हम पढ़ेंगे cot का फॉर्मूला, और एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई लिख देंगे। tan में हमने क्या लिखा था, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये उल्टा हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 और x प्लस वाई हो जाएगा cot के लिए। वैसे ही cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, तो यहाँ पर ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो अब हम इन गुणधर्मों से संबंधित जो प्रश्न है उन्हें हल करेंगे। इससे पहले और जो 3 गुणधर्म दिए गए हैं पुस्तक में, मैं उन्हें भी आपको समझा देना चाहती हूँ। इन्हें आपको सिर्फ याद रखना है, और आप चाहें तो इसकी उत्पत्ति पुस्तक में देखकर हल कर सकते हैं। अब बुक में एक और गुणधर्म दिया गया है, लिखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो यहाँ है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप इन गुणधर्मों को याद कर लें, याद करने से ही आप बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ 2 गुणधर्म दिए गए हैं, जिसमें पहला, यहाँ जो पहला लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो पहला है जिसके लिए साइन आएगा, तो यहाँ x का मान -1 बाई अंडर रूट 2 से -1 बाई अंडर रूट 2 से बड़ा और बराबर होगा, और 1 बाई अंडर रूट 2 से छोटा होगा। और सेकेंड वाले के लिए हम देखेंगे, सेकेंड वाले के लिए क्या होगा, x का मान जो है 1 बाई अंडर रूट 2 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा और बराबर होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रश्न दिए गए हैं पुस्तक में उसे हल करेंगे। मेरे ख्याल से और भी इसमें गुणधर्म दिए गए हैं, एक और गुणधर्म है, तो अगर आपकी किताब में वो गुणधर्म दिया गया है तो आप उस गुणधर्म को लिखें। आप क्या करें, एक कॉपी बनाएं, कॉपी में क्या करें, इन सभी गुणधर्मों को लिखें, और उन सभी ये सभी जो गुणधर्म जो है, जितने भी क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के जो गुणधर्म हैं वो किससे आते हैं, त्रिकोणमिति के सूत्र से आते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, आप उन्हें दोनों को एक साथ याद कर लें, और जैसे ही आपको ये गुणधर्म याद हो जाए, आप प्रश्नों को हल करना चालू कर सकते हैं। और सबसे सरल तरीका, आप हर दिन प्रश्न हल करते जाएं, और आप जितने ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे आपको उतने ज़्यादा सूत्र याद होते जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 11वीं भी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ सूत्र याद रखें उसका, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें, जिससे आपको क्या हो कि इससे संबंधित जो है प्रश्नों को हल करने से आपको क्या होंगे कि सूत्र जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ प्रश्न पहला, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यहाँ हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। इसका फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न देखते ही समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए आप भी साथ साथ हल करते जाएं मेरे साथ। हम लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स क्या लिखेंगे 7/24। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पहले इसे x और इसे क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। मैं लिखूँगी tan इनवर्स 2/11 प्लस
7/24, 1 माइनस 2/11, 7/24। इसको हल करना है आपको। मैं यहाँ डायरेक्ट हल कर रही हूँ, आपको हल करना आना चाहिए। tan इनवर्स, यहाँ जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा आएगा, यहाँ आएगा 125 बटे आएगा 250। tan इनवर्स 125 बटे आएगा 250 और tan इनवर्स 1/2। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ फार्मूला लगाया और फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसी प्रकार के प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिनमें मैंने अभी जितने भी गुणधर्म बताए उन गुणधर्मों का उपयोग करके हल किया गया है। तो आप इसे हल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे x मान के भी हल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी हल कर सकते हैं। इसमें जो एक अलग प्रकार का प्रश्न दिया गया है, मैं उसे समझा देना चाहती हूँ। यहाँ जो है हम किसी भी सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखिए साइन दिया है, कॉस दिया है, फिर लिखा है tan। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपके सामने, तब आप क्या करेंगे, हम इसे x/y मानेंगे। हम लिखेंगे इसे sin इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x। फिर आ जाएगा sin x बराबर 12/13, और साइन का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 12, कर्ण का मान है 13। तो आधार का मान हम निकालेंगे, यहाँ x मानेंगे। आधार का मान कितना आ जाएगा, आधार का मान यहाँ आएगा 5। आप इसे हल करके देखें तो यहाँ साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x माना था हमने। तो हमारे पास साइन x का मान कितना आ गया, साइन x का मान आ गया 12/13। हम ऐसे ही किसका मान निकाल सकते हैं, कॉस x का मान निकालेंगे तो आएगा 5/13, और वैसे ही tan x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा आप ही बताइए। tan का मान लिखेंगे 12/5, लंब बटे आधार। तो किसके लिए मान निकालना है, कॉस के लिए मान निकालना है। तो कॉस के लिए भी हम जब मान निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमने साइन का मान निकाला, फिर साइन के मान से हमने साइन और कॉस और tan का मान निकाला। तो अब हमको इस कॉस से अभी मतलब नहीं है, हमको अभी ये वाले कॉस से जो है मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, हमको साइन से और tan से मतलब है। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 12/13 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। ऐसे ही कॉस के लिए मान निकालेंगे, कॉस इनवर्स 4/5 के लिए जब मान निकालेंगे, इसी तरीके से जैसे मैंने अभी हल करके दिखाया है, tan इनवर्स आ जाएगा 3/4। तो कॉस के जगह पे क्या आ गया 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 के जगह में क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4। अब इसे हम पहले वाले प्रश्न में रख देते हैं। साइन के जगह पे आया है tan इनवर्स 12/5, कॉस की जगह पे आया है tan इनवर्स 3/4 धन tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, 3/4 पहले से लिखा हुआ है। अब आप इसे सूत्र का इस्तेमाल करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें लगभग इसी प्रकार के ही प्रश्न दिए गए हैं, जो कि बहुत ही सरल हैं। आप इन प्रश्नों को हल करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में लगभग मैंने सभी प्रश्नों को आपको हल करा दिया है, जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। अगर कोई प्रश्न बाकी रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस प्रश्न को आपको ज़रूर हल करवाऊँगी। तो अगली वीडियो में हम अध्याय 3 आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आव्यूह है, शायद आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा है, ये बिल्कुल ही नया अध्याय है। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें बाकी का जितना भी सूत्र था या जितने भी तरीके थे वो सब 11वीं के ही थे, लेकिन ये जो आव्यूह वाला अध्याय है ये बिल्कुल भी एकदम ही क्या है, नया है। आपने इसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ा है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपको पहले और दूसरे अध्याय में थोड़ी भी दिक्कत हो रही होगी तो आप उसे धीरे धीरे करके कवर करें, और साथ में आप आगे के अध्याय को भी पढ़ते रहें।
और अगर आपको 11वीं का कोई बेसिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी जिसमें क्या होगा कि जितने भी सूत्र हैं 11वीं के जिनका उपयोग हम 12वीं में करेंगे, मैं केवल उन्हीं सूत्रों के बारे में आपको बताऊंगी और वो सूत्र कौन कौन से अध्याय में या कौन कौन से प्रश्नों में आएंगे उसे आप आसानी से फिर याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।